नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो खुद लेखक हैं, गीतकार हैं और उन पर एक किताब लिखी गई है। किताब उन्होंने खुद नहीं लिखी है, किताब लिखी है अरविंद मनलोई साहब ने, और ये जादूनामा करके किताब है जावेद अख्तर साहब के सफ़र पर, ज़िंदगी के ऊपर, उनके जीवन से अनछुए पहलुओं के ऊपर कई चीज़ें। मैंने पूरी किताब पढ़ी है और किताब पढ़कर आप जानेंगे कि उस शख्सियत के बारे में जिनके गाने और डायलॉग आप गुनगुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका, अरविंद जी आपका। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कितने साल लगे आपको ये किताब लिखने में? और ये किताब जब मैंने पढ़ी तो कोई आम किताब नहीं है कि आप देखें और पढ़ना शुरू करेंगे। एक पेज है, फिर तस्वीर है, फिर आपको लगेगा अरे वो कहानी खत्म हो गई, तो आपको आगे जानने की उत्सुकता होती है। बताएं किताब के बारे में। इसको किताब को पूरी तरह लिखने में, रिसर्च करने में 4 साल का समय लगा। और असल में इस किताब को लिखने की जो भूमिका है वो तो जावेद साहब के 75 बर्थडे पे तय हो गई थी। इसके पहले हमने एक किताब ख्वाब के गांव में लिखी थी जो जावेद साहब की कही हुई बातों पे थी, और वो बहुत दुनिया भर में बिकी और बेस्ट सेलर हुई वो अमेज़ोन पे। वहाँ से एक शुरुआत हुई कि एक मुकम्मल किताब जावेद साहब पे आना चाहिए जो उनके सभी तरह के कामों पे हो और उसमें उनका वैचारिक पक्ष भी समाविष्ट हो। तो जो कुछ जावेद साहब मेरी ज़िंदगी में तो बड़े भाई, फिलासफ़र सब कुछ हैं, और उसी प्रेरणा से ये शुरू हुई और धीरे धीरे इसमें लगातार काम होता गया। पूरी किताब ऐसा समझिए बाबा कि एक फिल्म की तरह रही। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग भूमिकाएं अदा की। जी हाँ, एल्बम है और उन सभी कलाकारों के इंटरव्यूज है, सब कुछ है इसमें। जावेद साहब, जादू, अमर सितारा या जावेद अख्तर, बताइए इसके बारे में। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि जादू इनका बचपन का नाम, इनको नाम दिया गया था जादू। नहीं दिया क्या गया, अभी भी जो घर के लोग हैं या जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे जादू ही कहते हैं, जावेद नहीं कहते जी। शबाना भी जादू ही कहती है। तो बहरहाल अब ये किताब जब मैंने देखी, आज से कुछ 12-15 दिन पहले जब ये लाए पहली बार बॉम्बे में मेरे घर पे, तो मैंने पूरी किताब देखी और मैं हैरान हो गया कि वाकई इन्होंने जो इनका रिसर्च वर्क है, जो इनका कवरेज है, वो अनबिलीवेबल है जी। तो कितने लोगों के इंटरव्यू हैं, कितनी पुरानी बातें इसमें। मेरा भी एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, खैर इंटरव्यू तो होते रहते हैं, लेकिन ये कि इतने लोग कवर किए हैं इन्होंने, इतने ज़माने कवर किए हैं। वहाँ की तस्वीरें हैं, ऐसी भी कई तस्वीरें जो मैंने पहली बार इस किताब में ही देखी। तो बहुत मेहनत की इन्होंने। लोगों को मालूम है या नहीं है, जावेद साहब के जीवन कई जगहों पे गुजरे, ग्वालियर, लखनऊ, अलीगढ़, भोपाल। और मैं पढ़ रहा था कि आप जब भोपाल में थे, भोपाल टॉकीज में आपने नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है देखा, उसके बाद 12 साल बाद यादों की बारात लिखी थी आप। हाँ देखिए, अब उस वक्त हमने पिक्चर देखी थी, क्यू में लग के टिकट लिया था, तो हमें थोड़ी मालूम था कि एक दिन जिसकी हम फिल्म देख रहे हैं उसके साथ बैठ के स्क्रिप्ट करेंगे। मुश्ताक सिंह की कहानी मुझे बहुत छू गई आप जी सर। और कई बार इसमें यह भी लिखा है कि आप कोई चीज़ भूलते नहीं है, खासकर कोई आपको तकलीफ हो तो उस तकलीफ को भूलते नहीं है। और बाद में कहा गया कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में ये सारे चीजें बाद में। देखिए, तकलीफ तो कोई भी नहीं भूलता जी। कहीं उसको कोई दुख पहुंचाया हो, किसी ने इंसल्ट किया हो, किसी ने कुछ ऐसी छोटी बात कर दी हो, हर इंसान को हमेशा याद रहता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। जिसने उस तकलीफ में सहारा दिया, जब मदद की या उस मुसीबत से निकाला, उसे भी याद रखना चाहिए, सिर्फ तकलीफ नहीं याद रखनी चाहिए। कमाल स्टूडियो की बात है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आप भी रहते थे। एक पढ़ा था, एक डायरेक्टर को आपने सीन पढ़ के बताया तो उन्होंने कागज फेंक दिया और वो अनानास खा रहे थे। याद है आपको? हाँ। मैं नाम नहीं पूछूंगा उसको लेकर। लेकिन ये तमाम चीजें हैं इस किताब में। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जो आपने बॉलीवुड इतने दिन जिया, क्या बदल गया है आपके जमाने से बॉलीवुड? नहीं, बदला भी है और नहीं भी बदला, दोनों बातें हैं। बदला यूं है कि अब ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई हैं चीज़ें, कॉरपोरेट फाइनेंस आ गया है। तो पहले तो इंडिविजुअल करते थे, जो इंडिविजुअल पार्टीज होती हैं फाइनेंस करती थी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैसा भेजते तो टिकल धीरे धीरे करके फिल्म बनती थी। अब बहुत फाइनेंस की बैंक फाइनेंस करते हैं,
बड़ी बड़ी कॉरपोरेट बॉडीज फाइनेंस करती हैं, तो पैसे की कमी नहीं रही है। तो जब पैसा आ गया है तो पिक्चर कम टाइम में बनती है। पहले तो धीरे धीरे पैसा जैसे जैसे आता था वैसे वैसे फिल्म बनती थी। आज हिंदी फिल्म जो होती हैं आमतौर से 3-4 महीने में बन जाती हैं, पहले 2-2.5 साल में बनती थी। एक तो ये, दूसरे ये कि जो पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, तो अब जो ऑफिसेज आप देखेंगे, जो वर्किंग का तरीका है वो भी बहुत बदल गया है। पहले ज़रा थोड़ा सा फ्यूडल था एटमॉस्फेयर था, अब ज़रा इंडस्ट्रियल हो गया है। तो क्या हम कहें कि अब के फिल्में इसलिए नहीं चल पा रही है, इमोशन और ड्रामा खत्म हो गया? अब वो ये देखिए, शो बिजनेस में कहीं भी ये ऊंच नीच गर्म ठंडा चलता रहता है। अब इन दिनों क्या 1 साल 1.5 साल की बात है कि कोई फिल्म नहीं बहुत कामयाब हुई, तो जाहिर है परेशान तो इंडस्ट्री वाले भी परेशान हैं होंगे लेकिन ये कोई परमानेंट बात नहीं है, ये आता जाता रहता है माहौल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपने तो लगातार 9 हिट दिए थे, 9 हिट के बाद एक फ्लॉप हुआ था। जी जब आपने जी लिखा था, और हाथी मेरे साथी, सीता गीता, और पता नहीं कितनी फिल्मी थी। और आपने बताया कि सीता गीता जो इस किताब में लिखा है उस वक्त तेलुगु और तमिल में बाद में बनी थी, ये उस समय के लिए बड़ी बात थी। लेकिन अब जो है वहां की फिल्में आप हिंदी में बना रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? जी और वहाँ की कुछ फिल्में बहुत कामयाब भी हुई हैं, बल्कि डब होके कामयाब हुई हैं कि आप नॉर्थ के लोग शायद उन एक्टर्स को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी चली हैं, तो उनमें कुछ तत्व तो है, कुछ पावर है, और उन्हें गौर से देखना चाहिए। हमारे फिल्म मेकर्स को देखना चाहिए कि क्या बात है कि बावजूद इसके कि उन स्टार से नॉर्थ का जो ऑडियंस है वो परिचित नहीं है, फिर भी उन्हें पसंद कर रहा है और उनकी फिल्में देख रहा है। सीखना चाहिए कुछ। लेकिन ये कि मैं इतना ऐसा कोई मायूस नहीं हूँ कि अब तो हमारा हिंदी सिनेमा तो ख़त्म हो गया जी, अब क्या है, अब क्या होगा, ये तो देखिए 3 पिक्चरें नहीं चली। अरे भाई ये नहीं चली, कोई बात नहीं, अगले साल चल जाएंगी और अच्छी फिल्में बनेंगी, और अच्छी फिल्में बन भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं। एक और चीज हुआ है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है जी, बायकॉट करने का चलन। तो ये देखिए, तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर का, इसके बारे में तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, आप मुझसे ना कीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है जी। और ये फेयर बात नहीं है। बात यह है कि हमारी एक फिल्म सर्टिफिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है, जो फिल्म को देखती है, वहाँ के लोग बैठ के देखते हैं, उसमें बताते हैं कि साहब देखिए ये चीज़ गलत है, ये आपको काट देना चाहिए, ये इसे कम कीजिए, ये जो है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे समाज में ये बात लोगों को पसंद नहीं है, ये कट्स है, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है ऑफिस फॉर सर्टिफिकेशन। तो वो सेंसर हो गई पिक्चर। ये कौन करता है? ये सरकार का इंस्टीट्यूशन करता है। तो सरकार को अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखनी चाहिए। अगर यहाँ से पास होने के बाद भी हर शहर में लोग डिसाइड करें कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी और कौन सी नहीं होगी, तो फिर ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? फिर हर शहर में तय हो जाएगा। तो ये तो फिर बात नहीं है। इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो जो पिक्चरें सर्टिफाई कर दी गई हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें। लेकिन आजकल तो सेंसर बोर्ड आपके शहरों में है, एक भोपाल में भी है, एक लखनऊ में भी है, वहां से आपत्तियां होती है, उसके बाद सेंसर बोर्ड। अगर होना है तो फिर सरकारी तौर से वहां बन जाए सेंसर बोर्ड, और वहां भी जहां यहाँ मुंबई में जो सेंट्रल बोर्ड है उसके बाद स्टेट के सेंसर बोर्ड को दे दें, मगर ऑफिशियली होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पिक्चर पास कर दी, गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है ये लो, सरकारी सर्टिफिकेट आता है ना, उसके बाद लोग कहें ये काट दो, वो काट दो, ये निकालो, वो ठीक बात। एक बार जो है वो तय हो जाए। लेकिन अब तो सर फिर वो सीन उसके बाद भी कटने लगी हैं। हाँ, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। और सरकार के दिए हुए सर्टिफिकेट की तो इज्जत रखिए आप। अगर आप सरकार के दिए सर्टिफिकेट की इज्जत नहीं कर रहे तो सरकार की इज्जत नहीं कर रहे। किसी को एक गाने में एक कपड़े पर रंग पसंद नहीं है, वो गाना निकाल दिया जाता है सर। अब वो मुझे मालूम नहीं कि सेंसर बोर्ड ने उन्हें क्या कहा है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने भी टीवी पे सुना कुछ इस तरह का डिसकंटेंट है। मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैंने वो गाने का सुना, प्रोमो कुछ आ गया है, वो भी नहीं देखा है। लेकिन ये कि ये तरीका ठीक नहीं। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो सेंसर बोर्ड का फर्ज बनता है कि उसे काट दे। अगर सेंसर बोर्ड को जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट के लोग नहीं होते, सोसाइटी के लोग होते हैं, एक बोर्ड बिठाया जाता है, वो पिक्चर देखता है, उनमें हर मेंबर अपने ऑब्जेक्शन लिख के देता है, उस पर बात होती है, फिर तय होता है कि प्रोड्यूसर को हम बताएंगे कि ये काट दीजिए। जावेद साहब एकदम सीधा सा सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, क्या हम
इस मसले को भी या फिल्मों को भी या बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं उसको क्या हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने लगे? जो लोग देख रहे हैं उन्हें देखने दीजिए, लेकिन आर्ट आप हिंदू मुसलमान के और इस तरह के छोटी बातों के चश्मे से देख नहीं सकते। हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत करनी चाहिए। दुनिया में एक हॉलीवुड का सिनेमा है जिसने पूरे यूरोप का, जापान का, यहाँ का, वहाँ का सिनेमा ख़त्म कर दिया। इस वक्त दुनिया में अगर कोई हॉलीवुड की टक्कर पे इंटरनेशनली खड़ी होती है कोई इंडस्ट्री तो वो इंडिया की है। आज एक एवरेज इंडियन पिक्चर जो है कम से कम 135 कंट्रीज में 132 कंट्रीज में रिलीज होती है। आप चले जाइए सेंट्रल एशिया में चले जाइए, इंडस्ट्री को खतरा तो है ना। आप जाइए जिस ढंग से हम डिवाइड में जाइए, नहीं सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। वहाँ आप इजिप्ट चले जाइए, आप जॉर्डन चले जाइए, और अब आप जर्मनी चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, कहीं जाइए आप, वहाँ पर लोग, अच्छा आप इंडियन हैं और वो हिंदुस्तान के फिल्म स्टार्स का नाम लेते हैं। शाहरुख खान का भी नाम लेते हैं। आप ये देखिए, हाँ शाहरुख तो भाई टॉप स्टार है तो क्यों नहीं लेंगे उसका नाम। अमिताभ बच्चन का लेंगे, शाहरुख का लेंगे, एक ज़माना पहले था जब दिलीप कुमार राज कपूर का लेते थे। तो ये जो गुडविल हमारी है ये एक सॉफ्ट पावर है जिससे लोग इंडिया से इम्प्रेस हैं, मुतासिर है। इंडियन फिल्म म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में बजती है। अर्जेंटीना तक जैसे मुल्क में ऐसे रेस्टोरेंट जैसे हिंदी फिल्म से गाने बजते हैं। तो हमें इसको नर्चर करना चाहिए। कितनी बड़ी पावर है हमारी ये फिल्में पूरी दुनिया में, और हमारे ये एक्टर जो हैं ये कितना गुडविल पैदा करते हैं देश के लिए। इसकी कोई इज्जत है कि नहीं? बॉलीवुड तो बट रहा है ना सर धर्म के आधार पे। नहीं, बॉलीवुड तो नहीं बट रहा। लोग बाहर बट रहे होंगे, बॉलीवुड में ऐसी कोई तकलीफ नहीं। दो धरे दिखाई नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानिए आप देखिए, आप हिंदी पिक्चर, यदि गोवा फिल्म फेस्टिवल में कोई एक डायरेक्टर किसी फिल्म के बारे में टिप्पणी कर देता है तो ऐसा लगता है अलग अलग टिप्पणी आती है बॉलीवुड से। अरे भाई, हर एक की राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप ये देखिए, कोई एक एवरेज हिंदी पिक्चर का जो पीछे टाइटल आते हैं ना, रोलिंग टाइटल, आप उन्हें ध्यान से देखिए तो आपको मालूम होगा कि हर फिल्म की यूनिट में हर धर्म, हर वर्ग, हर प्रदेश के लोग एक साथ काम कर रहे थे। जी, ये बात तो और वो आज भी है। और जिस दिन अगर वो नहीं रहा, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन सोचो अगर नहीं रहा तो फिर ये फिल्में खत्म हो जाएंगी। एक अपने देश में भारत जोड़ो यात्रा भी हो रही है, उसकी क्या जरूरत है देश में अभी इस वक्त के हालात में? भाई जो लोग कर रहे हैं उन्हें तो जरूरत महसूस हो रही है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं उसमें, हर जगह जहाँ से वो गुजरते हैं। लेकिन सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं है। आपने वॉक किया, इससे ये मालूम हुआ कि बहुत से लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं समाज में, लेकिन वो पढ़ते हुए कैसे आएगा? वो सिर्फ चलने से नहीं आएगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए इस टॉपिक के कभी और चर्चा करेंगे। जावेद साहब, आपका, अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी किताब है और ये आपको पढ़नी चाहिए। जावेद साहब के ज़िंदगी से के अनछुए पहलुओं के बारे में, उनके गीतों के बारे में, उनके डायलॉग के बारे में, उनके कहानियों के किस्सों के बारे में, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में उतना इसमें समा नहीं सकता था सर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और NDTV में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।